हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टडी मित्र में। तो क्लास 7 की ज्योग्राफी कर रहे हैं। उस क्रम में आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप क्यों आता है, भूकंप की कौन कौन से मेन घटक होते हैं, यानी जिससे प्रश्न पूछा जाता है, और प्रमुख भूकंप जो कि हमारे देश में आया हुआ है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ज्वालामुखी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ज्वालामुखी क्यों होता है, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर देखेंगे कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, यानी पर्वत। चट्टान तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था, आज देखने वाले हैं कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या हैं, और थोड़ा बहुत मैदान के बारे में जानेंगे। तो ये है आज का चैप्टर। अब यहाँ चैप्टर का क्या है, आंतरिक बल और उससे बनने वाली भू आकृति। आंतरिक बल मतलब किसका आंतरिक बल, मतलब ये पृथ्वी के अंदर का आंतरिक बल। पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि पृथ्वी अलग अलग परत से बनी हुई है। सबसे ऊपर वाले को भूपर्पट्टी कहते हैं, बीच वाले को सीमा कहते हैं, मेंटल, और सबसे नीचे वाले को क्रोड कहते हैं। और उसके अंदर जो है ना आंतरिक बल भी चलता है। आपने देखा था कि अंदर क्या रहता है, जैसे मैग्मा रहता है जो लगातार गतिशील रहता है, तो कोई तो बल होगा उस पर। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जब उन बलों के कारण कुछ घटनाएं होती हैं तो पृथ्वी के ऊपर अलग अलग तरह की आकृतियां बन जाती है। तो ये सब आने वाला है चैप्टर में। चलिए शुरू करें। शंभु शाम में पढ़ाई कर रहा था। उसने स्वयं को हिलते हुए पाया। अब देखिए, वो हिलते हुए पाया तो क्या हुआ होगा, समझ गए आप लोग। अचानक मोबाइल की घंटी से उसकी तंद्रा टूट गई। फोन उसके मित्र का था। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने स्पीकर ऑन करके हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, पटना में भूकंप आया है। वो भी थोड़ा बहुत हिल रहा था, तो पटना में ज़्यादा आया होगा, उसके घर के पास थोड़ा कम होगा, इसीलिए वो उतना ज़्यादा नहीं। सारे लोग अपने अपने घर से बाहर निकल गए। तुम लोग कैसे हो, जब भी भूकंप आता है तो लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। तो उसके मित्र ने कहा, टीवी पर भी खबर आ रही है। शंभू ने उठकर टीवी खोला। उसमें खबर आ रही थी कि बिहार के कई इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उन्हें मतलब टीवी पर लोगों को सलाह दी जा रही है क्या, कि वे घर से बाहर निकलें। क्या करें, घर से बाहर निकले और खुली जगह में चले जाएं। कहाँ चले जाएं, जो कि एकदम खुला जगह हो। शंभू की माँ बहन को भी ये बात पता चली। बाहर भी कई लोग निकल कर चर्चा कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप का झटका आया और उन्हें महसूस हुआ जैसे वे नाव पर सवार हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो नाव पर सवार हो। इन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ, किसको, शंभू और उसके मित्र को। अब देखिए, भूकंप क्यों आता है। होता क्या है कि भूपर्पट्टी में विभिन्न प्रकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती। भूपर्पट्टी हमने देखा था पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जिन्हें प्लेट्स कहा जाता है। यानी जो कठोर संरचनाएं होती है छोटी बड़ी, उन्हें प्लेट्स कहा जाता है। और ये प्लेटें क्या है, गतिशील रहती हैं, जिनसे द्वीप, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है। यानी इन्हीं प्लेटों से द्वीप, महाद्वीप और महासागर का निर्माण होता है। और ये जब गतिशील रहती हैं तो कभी एक दूसरे से टकरा जाती हैं, उसके कारण भूकंप उत्पन्न हो जाता है। अगले दिन के अखबार में भूकंप से जुड़ी खबरों की भरमार थी। बिहार में भी जितना मुंह उतनी बातें। कुछ लोग घर छोड़कर बाहर ठहर गए थे। उन्हें इस बात का संदेह था कि आज फिर भूकंप आने वाला है, इसलिए लोग घर के बाहर थे। लोग रात में डर से सो भी नहीं पाए। प्रशासन ने भूवैज्ञानिकों को बुलाया। उन्होंने कई जगहों पर कुछ उपकरण लगाए। रात में उन्होंने चर्चा का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को बताया, क्या बताया, कि भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है, अतएव भूकंप आने की आशंका एवं अफवाह से दूर है। जैसे लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि फिर भूकंप आएगा, फिर भूकंप आएगा। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि भूकंप कब आएगा ना, ये कोई नहीं बता सकता। यानी पहले से हम लोग पूर्वानुमान नहीं कर सकते कि भूकंप कब आने वाला है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वह सिर्फ अफवाह है। कुछ पत्रकारों ने पूछा कि महाशय, आखिर भूकंप क्यों आते हैं, क्यों आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो वैज्ञानिक महोदय जो हैं उन्होंने बताया कि देखिए, हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है जो हमेशा गतिमान रहती है। उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो कुछ दूर जाती हैं और कुछ साथ साथ रहती हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा, यानी कुछ सटके एक साथ होगा, कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा होगा, कुछ पास आ रहा होगा, जिसके कारण आपस में टकराहट होती है और कंपन शुरू होता है। और उसी कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। समझ में आ गया भूकंप क्यों होता है? प्लेटों के टकराने से। उसके प्रभाव से कई भूभाग क्या होता है? धंस जाता है और कोई ऊपर उभर आता है। ये घटनाएं यदि मानव बसाव वाले क्षेत्र में होती है तो अत्यंत विनाशकारी होती है। क्यों होती है विनाशकारी? क्योंकि मानव का बसाव, जहाँ मानव ज़्यादा है, आबादी जहाँ, वहाँ अगर हो तो थोड़ा सा हिलने के बाद क्या होता है? घर सबके सटे होते हैं, चिपके होते हैं, वो टूट जाता है तो और ज़्यादा तबाही आती है, लोग दब जाते हैं उसमें, जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होती। अब देखिए यहाँ पे ये प्लेट का एक चित्र दिया हुआ है। यह है प्लेट का चित्र। इसमें देखिए इधर ये ट्रायंगल पे इधर एक प्लेट है, इधर दूसरा, यहाँ से काट के मतलब दिखाने के लिए रखा है, तो इधर भी कोई प्लेट होगा। ये प्लेटें एक दूसरे जब टकराती हैं ना तो क्या होती है कि भूकंप, जैसे टकराई तो भूकंप निकला और ये सब दिशा में फैला। लेकिन ये जो सेंटर था ना, जहाँ से भूकंप का केंद्र शुरू हुआ, ये वाला हिस्सा, इसको उद्गम केंद्र कहते हैं। यानी भूकंप जहाँ शुरू होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। देख रहे हैं, यहीं से शुरू होकर के ये तरंगें निकल रही है। जैसे पानी में एक पत्थर फेंकते तो कैसे चारों तरफ फैलता है, वैसे ही भूकंप में भी होता है कि यहाँ से भूकंप शुरू हुआ तो ये धीरे धीरे फैलती जाएंगी। तो ये देखिए, ये ज़मीन के अंदर हिस्सा हुआ, उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। और सेम इसी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो केंद्र होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। अब देखिए, भूकंप में 2 क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जा सकता है कि उद्गम केंद्र किससे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में दे देगा। तो उद्गम केंद्र वो हिस्सा होता है जहां भूकंप शुरू होता है, और वो कहाँ होता है? जमीन के नीचे। और अधिकेंद्र क्या होता है? जस्ट उसके ऊपर। देखिए यहाँ पे जैसे ये वाला हिस्सा, यहाँ से देखिए अधिकेंद्र है। क्योंकि भूकंप यहाँ पे शुरू हुआ, और इसी के ऊपर का हिस्सा जो है ये उद्गम केंद्र था, और इसी के जस्ट ऊपर का हिस्सा क्या हो गया? अधिकेंद्र हो गया। तो अधिकेंद्र और उद्गम केंद्र दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़े। अब भूवैज्ञानिक ने आगे बताया कि कुछ ऐसे यंत्र है जिससे हम भूकंप की तीव्रता एवं उसकी उत्पत्ति का स्थान पता कर सकते हैं। देखिए, भूकंप कब आएगा ये पता तो नहीं चलेगा, लेकिन क्या पता चलेगा कि भूकंप की तीव्रता कितनी है और उसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ पे, यानी कहाँ से शुरू हुआ। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में कौन कौन से भूकंप आए। जनवरी 1834 में दरभंगा में भूकंप आया था। सितंबर 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आया था। और जनवरी 2001 में कच्छ और भुज में भूकंप आया था। कच्छ एवं भुज क्या, वो तो गुजरात में ही है, तो वहाँ भूकंप आया था। अब भूकंप के भयंकर झटके महसूस किए जिससे जान माल की व्यापक क्षति हुई। महाराष्ट्र में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे, इतना भयंकर भूकंप था। और कच्छ वाले में लगभग 20,000 से ज़्यादा, तो काफ़ी भयंकर भूकंप था। और 1934 में दरभंगा में आया था। पत्रकार ने पूछा, महोदय क्या हम इससे होने वाले नुकसान को नहीं रोक सकते हैं? देखिए, इसके बारे में आगे देखेंगे कि क्या बताते हैं वैज्ञानिक। फिलहाल यहाँ देखिए क्या है, क्या आप जानते हैं 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे 1000 लोगों की मृत्यु हो गई। वैसे जापान में भूकंप आना कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं, छोटे। लेकिन जनवरी यानी 11 मार्च 2011 को जो भूकंप आया था ना, वो बहुत भयंकर था, यानी बर्बाद कर दिया था। उसमें तो कुछ रिएक्टर जो थे उस पर भी, परमाणु रिएक्टर, उस पर भी प्रॉब्लम आ गई थी। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं। याद रखिएगा, भूकंप का झटका कितना जोरदार है वह किस यंत्र से मापते हैं हम लोग? सिस्मोग्राफ से। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है, और इकाई क्या है? रिक्टर पैमाना। तो यहाँ पर 2 प्रश्न आपका एकदम महत्वपूर्ण है। क्या भूकंप को हम किससे मापते हैं? किस यंत्र से? सिस्मोग्राफ। और उसकी इकाई क्या है? तो उसकी इकाई क्या है? रिक्टर। अब देखिए ये चित्र, इस चित्र में भारत के भूकंप वाले क्षेत्र को दर्शाया गया है। भारत का लगभग पूरा हिस्सा भूकंप वाला क्षेत्र है, लेकिन वही कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो इस आधार पे हम लोग
4 भाग में बांट सकते हैं। यानी भारत पे जो भूकंप वाला क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। सबसे देखिए एकदम डार्क डार्क जो ये है, ये जो डार्क डार्क है वो अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र है। ये जोखिम वाला क्षेत्र कहाँ कहाँ है? देखिए गुजरात का ये वाला हिस्सा, इधर नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, ये बिहार के ऊपर का हिस्सा, यानी ऊपर वाले जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं वहाँ पे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा और कुछ हिमाचल का हिस्सा, जो कि अत्यधिक भूकंप वाला क्षेत्र है। उसके बाद अधिक, वो अत्यधिक था। अब देखिए दूसरे नंबर पे क्या है, यानी भूकंप क्षेत्र नंबर जिसको 4 बोलते हैं उसको अधिक जोखिम वाला क्षेत्र कहते हैं। अधिक जोखिम वाला क्षेत्र में देखिए बिहार का ये सारा हिस्सा, यहाँ से लेकर के, यानी हिमालय का जो तराई वाला हिस्सा है ना, यानी जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ बिहार तक, ये सारा तराई वाला जो हिस्सा है वह अधिक जोखिम वाला क्षेत्र है। और इधर गुजरात का कुछ हिस्सा ये क्या है? यह है अधिक जोखिम वाला क्षेत्र। अब आता है मध्यम जोखिम वाला क्षेत्र। मध्यम जोखिम वाला क्षेत्र ये देखिए मध्य बिहार का ये जो हिस्सा है, ये वाली लाइन, यहाँ पे फिर साउथ में भी तटवर्ती इलाका जो है, ये सब मध्यम वाला हिस्सा है। और कम जोखिम वाला क्षेत्र क्या है? ये मध्य प्रदेश, यूपी का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, इधर राजस्थान, यहाँ पे हरियाणा। तो ये जो क्षेत्र है यह मतलब कम जोखिम वाला क्षेत्र, और नीचे ये प्रायद्वीप, ये सब कम जोखिम वाला क्षेत्र है। तो हमने देखा इसमें भारत में भूकंप जोन जो है वो कितने भागों में बांटा गया? तो कितने भागों में? टोटल 4 जोन है। यानी जोन नंबर 2 से लेकर के 5 तक जो बिल्कुल नहीं होता है भूकंप, वो वाला भारत में हिस्सा है ही नहीं। तो चलिए अब आगे देखें। भूवैज्ञानिक ने कहा नहीं, हम भूकंप को तो रोक नहीं सकते, भूकंप को बिल्कुल नहीं रोक सकते, लेकिन इसके प्रति जागरूकता पैदा कर इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। पत्रकार बोला, क्या भूकंप का प्रभाव सभी जगह एक ही तरह होता है? तो वैज्ञानिक बताए नहीं, ऐसा नहीं है। भूपर्पटी के नीचे जहां पर वह स्थान का कंपन होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं, हमने चित्र में देखा था। और उद्गम केंद्र से भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र। जैसे ये अगर पृथ्वी है और पृथ्वी में ये जगह है जहाँ की भूकंप शुरू हुआ, तो भूकंप जहाँ पे शुरू हुआ इससे क्या होगा? ये ऐसे फैलते जाएगा, हर तरफ फैलेगा, पृथ्वी की सतह की तरफ भी आएगा, नीचे की तरफ भी जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र। और सेम पृथ्वी के सतह पर इसके जो ऊपर का हिस्सा होता है उसी को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। यह हम आज ऊपर भी देखे थे। अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक कंपन उत्पन्न होता है, और ये जो अधिकेंद्र है ना, इसी के निकट वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा कंपन होता है, और इस तरह से वो कंपन फैलता रहता है। और जब कंपन सबसे ज़्यादा वहाँ होता है तो सबसे ज़्यादा क्षति कहाँ होगी? वहीं होती है। तो सर्वाधिक क्षति कहाँ पे होती है? अधिकेंद्र के निकटतम वाले भाग में। क्यों? समझ में आ गया हो आप लोगों को? पत्रकार ने पूछा भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए, मजबूत मेज, पलंग या चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या होगा कि अगर कुछ गिरेगा भी तो वह उसको संभालेगा, यानी हमारे ऊपर रखेगा और हम तक आने से बचाएगा, जिससे हमें चोट नहीं लगेगी। चिमनी, कमज़ोर छत या कमज़ोर दीवार से दूर रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए अब आता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्यों निकलता है? तो क्यों निकलता है? मैग्मा के कारण। जैसे पृथ्वी के अंदर क्या है? जो पिघला हुआ पदार्थ है मैग्मा है, और ये मैग्मा जो है ये क्या होता है कि जहाँ पे पृथ्वी का सतह कमज़ोर होता है ना, वहाँ से बाहर की ओर आना चाहता है। जहाँ कमज़ोर हो गया वहाँ से देखिए बाहर की ओर ऊपर आ रहा है। जैसे इधर भी निकल गया, इधर भी कमज़ोर नज़र आया तो उधर भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो यह जब बाहर निकलता है तो बाहर निकल के फिर ऐसे पिघला हुआ है तो इसी तरह से फैलता रहेगा दोनों तरफ। जब इस तरह से फैलता रहेगा तो ये आकृति बन जाती है, और बाद में जब ठंडा होता है तो वही क्या होता है? पहाड़ बन जाता है। तो यह है ज्वालामुखी का निकलना। अब देखिए ज्वालामुखी जब इस तरह से निकलता है ना, तो ऊपर पे दोनों तरफ इस तरफ से पिघलता रहता है मैग्मा, और जब बाहर निकल जाता है ये पिघला हुआ मैग्मा, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको लावा बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है? गैस एवं राख ये सारा कुछ निकलता है। अब ये जो रास्ते से निकल रहा है, और यहाँ पे क्या है कि इस तरह की आकृति बन जाती है, इसको क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर।
तो क्रेटर मतलब क्या हुआ, ज्वालामुखी के ऊपर मुहाना जहाँ से कि दोनों निकल के फैलता है, उसको क्रेटर कहते हैं। और बाद में जब पहाड़ बन जाता है ठंडा होकर ज्वालामुखी, तो यहाँ पर इस तरह की आकृति, कटोरे जैसी आकृति हो जाती है। यानी क्रेटर की आकृति कैसी होती है, कटोरा जैसे, और इसमें पानी भर के झील बन जाता है। तो चलिए, ये था ज्वालामुखी। अब देखिए आगे, खुली जगह या मैदान में जाना चाहिए कब, जब भूकंप आता है। अच्छा, बता रहे थे वैज्ञानिक, बिजली की खंभों वृक्षों से दूर होना चाहिए, क्योंकि उखड़ कर आप पर गिर सकते हैं। भूकंप के बचाव के लिए भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स हमेशा घर में रखना जरूरी होता है, रखना भी चाहिए। अब देखिए, बिहार के भूकंप क्षेत्र कौन कौन से हैं। भूकंप क्षेत्र नंबर 5 जो है वो सबसे ज़्यादा वाला है। तो पहले ज़्यादा वाला को देखें। सबसे ज़्यादा वाला भूकंप क्षेत्र कौन सा है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज, दरभंगा, यानी ऊपर वाला क्षेत्र जो नेपाल से सटा हुआ है, हिमालय की तराई में है, वो सर्वाधिक भूकंप वाला क्षेत्र है। उसके बाद जो आता है थोड़ा सा कम उससे, वह कौन सा हिस्सा है, वह है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका एवं खगड़िया। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र यही है, उससे कम। और सबसे कम भूकंप वाला क्षेत्र कौन सा है, वह है कौन सा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल और गया। तो बिहार में कितने क्षेत्र हैं भूकंप वाले, 3 जोन है। टोटल कितने जोन हो गए, टोटल 3 जोन हो गए, जिसमें नेपाल से सटा हुआ जो तराई का एरिया वो सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। अब अगला है पृथ्वी के बल। पृथ्वी के बल, तो पृथ्वी के बल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक आंतरिक बल और दूसरा बाह्य बल। आंतरिक बल किसको बोलेंगे, जो पृथ्वी के अंदर घटित होता है। और बाह्य बल क्या होता है, जो बाहर लगता है। बाहर को क्या होता है, जैसे आंधी आ गया, तूफान आ गया, नदी के कारण जो बल लग जाता है, ये सारा क्या होता है, ये सारा बाह्य बल हो जाता है। और आंतरिक बल क्या होता है, मैग्मा के निकलने से जो हलचल होती है, प्लेट के टकराने से जो हलचल होती है, इन सबको को आंतरिक बल कहते हैं। अब देखिए, आंतरिक बल को 2 भागों में बांट सकते हैं, दीर्घकालीन भू संचलन और आकस्मिक भू संचलन। दीर्घकालीन भू संचलन जो होता है, जो काफी लंबे समय तक होता है, और इसके कारण महाद्वीप का निर्माणकारी बन, इन महाद्वीप बनता है, बड़े बड़े द्वीप बन जाते हैं, और पर्वत बनता है। क्या बनता है, पर्वत। जैसे हिमालय का पर्वत भी यही दीर्घकालीन भू संचलन के कारण हुआ है। आकस्मिक भू संचलन क्या होता है, वह एकाएक आता है, एक झटके के साथ फिर खत्म हो जाता है। तो उसके कारण क्या क्या होता है, ज्वालामुखी होता है, भूकंप होता है और भूस्खलन होता है। ये किसके कारण, आकस्मिक भू संचालन, एकाएक टकरा गया, एकाएक कुछ हो गया, उसके कारण ये तीनों चीज़ें होती है। अब देखते हैं बाह्य बल। बाह्य बल का अनाच्छादन, मतलब जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पे होता है, यह ऋतु के कारण होता है, ऋतुक्षय और अपर्दन। इसके कारण क्या क्या होता है, ऋतुक्षय होता है और अपर्दन होता है। हमने क्या देखे, चट्टानों का जो होता है अपर्दन, पिछले चैप्टर में हमने देखा था। इन चट्टान के टूटने फूटने की प्रणाली को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। अगले दिन अखबार में ये सारी बातें पढ़कर लोगों के मन में भय कुछ कम हुआ। क्यों, क्योंकि सबको लग रहा था फिर भूकंप आएगा, फिर भूकंप आएगा, और सब अनुमान लगा रहे थे कि आज आएगा, कल आएगा। तो वैज्ञानिक ने बोला कि कोई उसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो क्या है, वो अफवाह है। शंभू के दिमाग में अभी कई प्रश्न उभर रहे थे कि और क्या क्या होता है। उसने अपने भूगोल शिक्षक से यह बात पूछी। शिक्षक ने बताया कि हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। किस में विभक्त है, प्लेटों में, जो कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ यानी चट्टानें पिघली अवस्था में होती हैं, जिन्हें कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। यह सदैव गतिशील रहती है, और जहाँ कहीं भी पृथ्वी की सतह कमजोर होती है, वहाँ से यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तरल के रूप में निकल आता है, जिसको क्या बोलते हैं, लावा कहते हैं। हमने अभी चित्र भी देखा था ऊपर थोड़ी देर पहले, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए पृथ्वी के बलों का प्रभाव। अब इस चित्र को देखिए, पृथ्वी पे ये आंतरिक बल की बात है। ये पृथ्वी का क्या है, वही परत है, और इस पे बल लगता है। तो बल लगने के बाद क्या होता है कि कुछ घाटियाँ कभी कभी धंस जाती है। तो धंस जाती है तो दोनों तरफ देखिए ऊंचा रह गया, और बीच वाला हिस्सा क्या हो गया, धंस गया। तो इसको हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। हुआ क्या, यहाँ पे देखिए, ये इधर बल अंदर की तरफ लगा, और ऊपर वाला प्लेट क्या हुआ, वो बाहर की तरफ चला गया। तो ये क्या हुआ, ये धंस के नीचे चला गया। और कभी कभी क्या होता है कि जब दोनों तरफ से
जैसे ये भी प्लेट है, इतना बड़ा प्लेट ले लीजिए, तो इधर से भी बल लग गया, इधर से भी बल गया, तो बीच वाला हिस्सा क्या होता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। जब ऊपर की तरफ उठ जाता है तो वो पर्वत बन जाता है, और जब धंस जाता है तो भ्रंश घाटी बन जाता है। देखिए यहाँ पे पर्वत, शिक्षक महोदय ने बताया कि अपने आसपास कई पर्वत देखे होंगे। पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो, यानी पर्वत उसी को बोलेंगे, उस ऊंचे भाग को जिसकी ऊंचाई कम से कम कितना मीटर होना चाहिए, 900 मीटर होना चाहिए, और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब पर्वत उसको बोलेंगे जो इस तरह से हिस्सा हो, मतलब ऊंचाई कम से कम कितना, 900 मीटर। दूसरी चीज, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, ये कोण बना है, संकुचित होता जाए, नीचे ज़्यादा चौड़ा, ऊपर जाते जाते एकदम पतला होता जाए, तब उसी को पर्वत कहते हैं। पर्वत कई प्रकार के होते हैं, जैसे बलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, संचयन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। चलिए अब देखते हैं बलित पर्वत के बारे में। बलित पर्वत, दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उससे संपीड़न बल कहा जाता है, और इससे जो पर्वत का निर्माण होता है, यानी जो निर्माणकारी बल हो जाता है, इसे बलित या मोरदार पर्वत के, जैसे हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, ये सब इसी का उदाहरण है। किसका, बलित पर्वत का। होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी का सतह है, अब यहाँ पे क्या है, प्लेटें हैं काफ़ी, ये सब टकराती रहती है। मान लीजिए ये प्लेट इधर से है, ये प्लेट इधर से है, और टकराए, टकराने से क्या होता है कि ये वाला हिस्सा क्या होता है, ऐसे ऐसे ऊपर चला जाता है। जब ऊपर चला जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं, बलित पर्वत कहते हैं। टकराने से जो क्या होता है, संकुचन होता है, संपीड़न कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। और जो ऊपर हिस्सा चला गया वहाँ बन गया क्या, पर्वत। तो समझ में आ गया हो कि पर्वत का कैसे बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बलित या मोरदार पर्वत कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी आकृति देखते हैं, ये मोर टाइप हो जाती है। अब किसी भी चीज़ को लेकर आप ऐसे दबा के देखिएगा, ऐसे ही होता है। दूसरा है भ्रंशोत पर्वत, जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, उसे भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुड़ा पर्वत। देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा सतह है, यहाँ पे प्लेटें हैं। होता क्या है कि कभी कभी ये प्लेट धंस गया, दोनों तरफ वाला धंस गया, तो धंसेगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ चला गया, नीचे की तरफ चला गया, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो ऊपर हो गया तो इसी को क्या बोलेंगे, पर्वत। यानी जब समांतर दोनों तरफ धंस जाएगा तो बीच वाला जो ऊपर रह जाएगा तो उसको बोलते हैं भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत। और इसका एग्जाम्पल ब्लैक फॉरेस्ट और भारत का सतपुड़ा। आप लोगों ने कविता पढ़ा होगा, सतपुड़ा के घने जंगल। अब देखिए इस चित्र में दर्शाया गया है कि प्लेट के संपीड़न के कारण क्या हुआ, ये वाला हिस्सा ऊपर हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, यहाँ देखिए यहाँ पे, तो ये सारा पर्वत बन गया। और हिमालय इसी तरह से बना था, ये है मोरदार पर्वत यानी बलित पर्वत। संचयन पर्वत, जो संचयन पर्वत किसको कहते हैं, ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ के ठंडा होने से जम जाता है, और जब जम जाता है पर्वत का रूप ले लेता है, तो इसे संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा। जैसे जापान का फ्यूजीनुमा, अफ्रीका का किलिमंजारो इत्यादि। देखिए यहाँ चित्र, ये देखा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी में जो लावा फैला था दोनों तरफ, ये अंत में क्या होगा, ठंडा होकर जम जाएगा। जब ठंडा होकर जम जाएगा तो पर्वत बन जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग संचयन पर्वत। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए भ्रंशोत पर्वत का चित्र दिया गया। यहाँ पे ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट धंस गया, बीच वाला क्या हो गया, ऊपर चला गया, बन गया ये भ्रंशोत पर्वत। इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारे देश में सतपुड़ा। अब आता है अवशिष्ट पर्वत। अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग को काटते झाँटते रहते हैं, और ये अपर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। अपर्दन की शक्तियाँ क्या होगा, नदी के द्वारा हो गया, हवा के द्वारा हो गया, इन सब चीज़ों के द्वारा जो कट छाट होता रहता है पर्वत में, उसको तो ये अपर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। जैसे अरावली का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ये देखिए संचयन पर्वत का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ से मैग्मा निकला, फिर दोनों तरफ फैलता गया फैलता गया फैलता गया, और अंत में क्या हो गया, ये ठंडा हो गया, ठंडा हो गया संचयन पर्वत बन गया। अब देखते हैं पठार किसको कहते हैं। शंभू ने पूछा, क्या ऊंचे नजर आने वाले स्थान पर्वत ही हैं? शिक्षक ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
धरातल में वैसी आकृतियां भी हैं जो समुद्र तल या समवर्ती धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीत होता है। यह प्रायः खरी ढाल वाला होता है और इसकी ऊपरी सतह काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है, जिसको क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पठार। तो पठार समझ में आ गया। कभी कभी पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। पठार के ऊपर भी छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, जो पर्वत तो नहीं है लेकिन पहाड़ हैं। देखिए ये चित्र, ये है पठार हिस्सा। ये सारा हिस्सा क्या है? ये सारा हिस्सा बहुत ऊंचा है जमीन से, तो इसी को क्या बोलते हैं? पठार। और खनिजों का सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ मिलता है? पठारी भाग में ही मिलता है। अब देखिए ये कितने प्रकार के पठार होते हैं? महाद्वीपीय पठार, सिल्ट पठार, वायु निक्षेप पठार, हिम नदीय निक्षेपण पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार। महाद्वीपीय पठार, सिल्ट पठार, ये शुरू में टकराने से शुरू में इससे बन गया था। दूसरा वायु निक्षेप पठार, यानी वायु के द्वारा निक्षेप के द्वारा जो हुआ होगा। हिम नदीय, यानी नदियों के कारण जो हुआ होगा। लावा निर्मित, जो लावा से निर्मित होता है। यह अंतर पर्वतीय पठार, इन दो पर्वतों के कट छट जाने से जो बन जाता है। और गिरिपथ पठार। तो छोटा नागपुर का पठार भी एक प्रसिद्ध पठार है जो अपने झारखंड में है और उसका कुछ हिस्सा बिहार में भी है। अब आता है मैदान। मैदान, शिक्षक ने शंभू से पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐसा क्षेत्र नजर आता है जहां आम तौर पर सामान्य ढाल या प्रायः समतल भूमि हो? कैसी हो? समतल भूमि हो। समुद्र सोचते हुए बोला, महाशय अपना बिहार। बिल्कुल सही। शिक्षक ने कहा कि यह गंगा का मैदान है। किसका मैदान है? गंगा के। बिहार का अधिकतर हिस्सा क्या है? गंगा का मैदान ही है। उत्तरी और दक्षिणी में बांट सकते हैं आप। सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। यह समुद्र तल से ऊंचे भी हो सकते हैं और नीचे भी। पहाड़ और पठार हमेशा समुद्र तल से ऊंचा होता है, लेकिन मैदानी हिस्सा समुद्र तल से ऊंचा भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ये प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर चलता है, मतलब होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ क्षेत्र का मैदान समुद्र तल से नीचे भी होते जा रहे हैं। शंभू ने कहा, तब तो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते। शिक्षक बोला, बिल्कुल ठीक। उन्होंने मुस्कुराते हुए शंभू की पीठ थपथपा दी। इस तरह से आज हमने देखा किसके बारे में? ज्वालामुखी, पहाड़, पठार, मैदान और भूकंप के बारे में। तो चलिए प्रश्न को देखें। सही विकल्प को चुनिए। छोटा नागपुर क्या है? क्या है? पठार है। भू सतह पर भूकंप के केंद्र के एकदम ऊपर स्थित स्थान को क्या कहते हैं? उसको अधिकेंद्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्रेटर किसको कहते हैं बताइए? जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है इस तरह से, जैसे नीचे से निकल रहा है, दोनों तरफ फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा इस तरह से, और अंत में जो ऊपर वाला हिस्सा होगा कटोरे जैसा, उसको क्या बोलेंगे? उसी को क्रेटर बोलते हैं। भारत को कितने भूकंप तीव्रता वाले क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने में? 4 में। सतपुरा का पर्वत किसका उदाहरण? चलिए आप लोग बताइए, किसका है? भ्रंश घाटी, बलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत के, भ्रंशोत्स पर्वत का। तो किसका है? देखिए यहाँ पे हमने जस्ट देखा था, ये वाला भ्रंशोत्स या ब्लॉक। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ब्लॉक पर्वत का और भ्रंशोत्स पर्वत का, ये दोनों एग्जाम्पल दिया गया है, तो हम दोनों कह सकते हैं। सही मिलान कीजिए। हिमालय, हिमालय क्या है? हिमालय तो एक वलित पर्वत है। फ्यूजीनामा क्या है? यह लावा निर्मित पर्वत है। पठार यहाँ पे दे गया है, यहाँ पे पर्वत कहते हैं इसको। अरावली और दक्कन, तो देखिए अरावली कौन सा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है, और दक्कन संचयन पर्वत हो गया। स्पष्ट कीजिए अधिकेंद्र किसको कहते हैं? उद्गम केंद्र किसको? सिस्मोग्राफ से रिक्टर, सारे ज्वालामुखी से रिलेटेड है। तो देखिए ये आप लोगों को अच्छे से पता है, जैसे कि पृथ्वी का सतह हो गया और ये पृथ्वी नीचे, तो यहाँ जैसे कोई केंद्र है, यहाँ से भूकंप शुरू हो गया तो ये फैलेगी चारों तरफ, तो इसी को बोलते हैं उद्गम केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र।
अब इसके जस्ट ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा? अधिकेंद्र। और इसको मापेंगे हम लोग जिस मशीन से, जिस यंत्र से, उसको बोलेंगे सिस्मोग्राफ। और जिस इकाई में मापेंगे उसको क्या बोलते हैं? रिक्टर स्केल। आप लोग सुनते होंगे जैसे 5.6 था, भूकंप की तीव्रता 4.5 था, तो वो इससे पता चलता है, रिक्टर स्केल से। तो ये चैप्टर आज हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचाने के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।